जय हिंद एवरीवन। सो डू वी स्टार्ट? आज 13 टॉपिक है। बहुत दिनों से आ नहीं रहे थे, 2 दिनों से गैप था। अच्छा, अगर गैप हो ना तो यूट्यूब पे अपलोड कर देते हैं, तो यू शुड वॉच दैट। आज काफी कुछ टॉपिक है, वन बाय वन डिस्कस करते हैं। पहले ये देख लेते हैं व्हाट आर द टॉपिक वी आर गोइंग टू डिस्कस। अभी दो लोग हैं नहीं, दो लोग हैं नहीं ना। अच्छा अच्छा, कोई दिक्कत आ रही है करंट अफेयर्स में? आंसर लिखने में दिक्कत आ रही है? अभी तो कंटिन्यू आंसर लिखा है आप लोगों ने। आज एक एक करके मैं आंसर सामने बैठा के इवेलुएट कर लेता हूँ। हाँ हाँ, आंसर तो अगले दिन डिस्कस कर रहे हैं। अच्छा, जो मैं आंसर देता हूँ आप लोग वही लिख देते हैं। अभी आप लोग पढ़ के लिख सकते हैं, नो इश्यू। अभी पढ़िए लिखिए कि अभी तो सीखना है कि अप्रोच कैसे, जैसे होता है ना ट्रेनिंग है। तो मैं जानबूझ के दे रहा हूँ डेली बेसिस पे कि आप लोग पढ़ें, फिर एक आइडिया लगाइए और वो लिखिए, क्योंकि वो भी तो कई मेंस के यूपीएससी के भी क्वेश्चन मैंने दिए हैं 2-3 बीच में। ठीक है, डेली बेसिस पे लिखने से ये होगा कि हैबिट बनने लगेगा। कुछ नहीं तो ये तो समझ में आएगा कि क्वेश्चन कैसे पूछ रही है यूपीएससी। ये भी समझ में आएगा कि क्या अप्रोच होता है लिखने का। अभी तो नहीं आएगा, लेकिन धीरे धीरे जब हैबिट हो जाएगी तो थोड़ा सा भी बेसिक्स इंफॉर्मेशन भी नहीं है, बेस थोड़ा कमजोर है। तो डेली बेसिस पे हम लोग पढ़ेंगे तो मैं करंट अफेयर्स में भी बेसिक्स कवर कर ही रहा हूँ, तो धीरे धीरे चीजें हो जाएंगी। वैसे जो मेरा 1 घंटे का मैं पहले क्लास लेता था ये करंट अफेयर्स का, अब मैं 2 सवा 2 घंटे जा रहा है, क्योंकि बेसिक्स ही मेनली मैं डिस्कस कर रहा हूँ। ओके, सो आज पहला टॉपिक जो हम डिस्कस करेंगे, आफ्टर 20 years ऑफ द रेजिस्टेंस टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट ऑफ द वुमेन नागालैंड टू वोट इन द सिविक बॉडी, सिविक पोल टुडे। ओके, तो यहाँ पे ये कह रहे हैं कि आफ्टर 20 years ऑफ रेजिस्टेंस, रेजिस्टेंस का मतलब विरोध के बाद, रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वीमेन, वीमेन का लोकल बॉडी में अभी रिजर्वेशन दिया था नागालैंड के लोकल बॉडीज। 3 लेवल पे हमारे वहाँ गवर्नेंस होती है। पहला यूनियन जो हमारे पीएम मोदी जी हैं, पार्लियामेंट है। दूसरा लेवल जो है वो सीएम स्टेट लेवल पे, और तीसरा लेवल है जो विलेज लेवल पे, जो हम ग्राम पंचायत, नगर पंचायत और डिस्ट्रिक्ट लेवल पे भी देखते हैं, तो वो थर्ड लेवल है। नागालैंड का जैसे हमें लगता है कि सिर्फ कश्मीर के लिए 370 था, कश्मीर के लिए ही नहीं 370 था, स्पेशल स्टेटस और भी स्टेट्स को दिया गया। नागालैंड को स्पेशल स्टेटस है, मणिपुर को है, और भी स्टेटस है, लेकिन वो आर्टिकल 371 ए में है, तो वो थोड़ा सा डिस्कस करेंगे। जैसे अभी हमें लगता है कि सिर्फ नहीं, हम लोग जब ये रिपील कर रहे थे 370, तो सबको ऐसा लग रहा था कि सिर्फ कश्मीर का स्पेशल स्टेटस है। कश्मीर का ही नहीं, और भी कई जगहों पे स्पेशल स्टेटस है। जैसे आप अरुणाचल प्रदेश में जाएंगे या आप नागालैंड में ही जाएंगे, तो आपको एक परमिट लेना पड़ता वहां जाने के लिए, रहने के लिए। जैसे आप इंडिया के ही हैं, लेकिन फिर भी उसको इनर लाइन परमिट कहते हैं, ILP। ठीक है, तो वहां पे भी इसलिए है कि वहां का जो लोकल कल्चर है बाहरी जाके कैप्चर न करें, उसको बचाने के लिए हमने ऐसा कुछ दे रखा है। नागालैंड में भी है कि लॉ ऐसा नहीं है कि पार्लियामेंट जो लॉ बनाएगी इम्प्लीमेंट हो जाएगा। जो वहाँ का ट्राइबल एरिया है वो गवर्नर डिसाइड करेगा, वहाँ का लोकल काउंसिल होता है, वो लोग डिसाइड करते हैं, तब पार्लियामेंट का लॉ जाके वहाँ पे इम्प्लीमेंट होता है। ये सब हम देखेंगे। तो ये जीएस पेपर 2 में आएगा, लोकल गवर्नेंस, क्योंकि ये बात हो रही है कि जो रिजर्वेशन है वो लोकल गवर्नेंस के लिए दिया गया है। सोसाइटी में भी आएगा। सोसाइटी में क्यों आएगा? वीमेंस के पावर की बात हो रही है। वहां के लोग कह रहे हैं कि वीमेंस का भी गवर्नेंस में पार्टिसिपेट नहीं कर रहे हैं, इसीलिए लगातार विरोध हो रहा था। 20 सालों से वो लोग नहीं चाहते थे कि कोई वीमेन गवर्नेंस में आए। अभी हमने देखा है कि 2022 में पहली बार एक वीमेन राज्यसभा में इलेक्ट होकर गई हैं, और 2023 में 2 वीमेन पहली बार MLC जो मेंबर ऑफ लेजिस्लेचर है उसका पार्ट बनी है। तो दिस हैज बीन डूइंग फॉर हैपनिंग फॉर द फर्स्ट टाइम। तो सोसाइटी का भी पार्ट है। वुमेन इंपावरमेंट की जब बात करेंगे तो ये सब एग्जांपल हम दे सकते हैं। नेक्स्ट इलेक्शन, नेक्स्ट टॉपिक जो हम लोग कवर करेंगे, TN टू अलाउ रेगुलेटेड कलिंग। कलिंग का मतलब होता है मार देना। ठीक है, कलिंग ऑफ द वाइल्ड बोर्स इन द फील्ड्स क्लोज टू फॉरेस्ट। ये जीएस पेपर किसका पार्ट होगा? जीएस पेपर 3 वाइल्ड लाइफ से रिलेटेड है। तो हमारे पास लॉ है, एक्ट है, कुछ जो स्पीसीज जो काफी सेंसिटिव है, जिनकी संख्या कम है या जो बहुत इंपॉर्टेंट है नेचर के लिए, उनको हम वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट है उसके डिफरेंट शेड्यूल में रखें।
उनको अगर कोई मारता है तो वहां पे पनिशमेंट है फॉर द जेल, काफी सीवियर पनिशमेंट है। लेकिन कोई कोई जानवर इतना ज्यादा परेशान करने लगता है, जैसे कि खेत आके वो चर लिया पूरा, उन्होंने नुकसान पहुंचा दिया। जैसे यहाँ पे यूपी में नीलगाय का आपने सुना होगा कि जो फार्मर्स होते हैं काफी परेशान होते हैं। तो ऐसे केस में गवर्नमेंट के पास पावर है कि वो कलिंग का ऑर्डर दे सकती है। मतलब कलिंग का मतलब मारने का ऑर्डर दे सकती है कि अगर एक फॉरेस्ट एरिया से ज्यादा दूर खेत है आपका, तो वहां पे अगर वो आग के नुकसान कर रहे हैं तो वहां आप मतलब एक्शन ले सकते हैं। तो उसके बारे में है। थर्ड जो न्यूज है वो है फ्रॉम द फर्स्ट लोकसभा टू 18th स्नैपशॉट ऑफ द स्पीकर इलेक्शन। तो स्पीकर के इलेक्शन को लेके काफी अभी डिबेट चल रहा है, क्योंकि वहां पे है कि अभी तक कन्वेंशन ये था कि स्पीकर का पोस्ट जो रूलिंग पार्टी होती है उसको दे देते थे, जो मेजॉरिटी में होती है, और जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता था वो अपोजिशन को देते थे। अभी यहाँ पे कॉन्सेंसस नहीं बन पा रहा है, जो रूलिंग पार्टी उन्होंने रिजेक्ट किया है, तो जो अपोजिशन है वो स्पीकर के लिए भी कंटेस्ट कर रहा है, ये दिखाने के लिए कि बीजेपी के अगेंस्ट में कंसोलिडेशन है। ओके, तो ये देखते हैं कि इसमें क्या है। स्नैपशॉट का मतलब एक मतलब शॉर्ट में किसी चीज को बता दे, हाँ, एक समरी टाइप का, यही होता है ना स्नैपशॉट। ओके, समझ में आता है। ये जीएस पेपर 2 का पार्ट है, पॉलिटी एंड पार्लियामेंट से रिलेटेड है। देन वी विल स्टडी फोर्थ टॉपिक, पाक डेलीगेशन इंस्पेक्ट रतले पावर प्रोजेक्ट ऑन द चेनाब रिवर, जम्मू एंड कश्मीर में। तो यहाँ पे हम पढ़ेंगे कि इंडस वैली जो ट्रीटी है, इंडस वैली सिविलाइजेशन की मैं बात कर रहा हूँ, इंडस वाटर ट्रीटी है। अभी आप लोगों ने इंडस वैली सिविलाइजेशन पढ़ा होगा। ओके, इंडस वाटर ट्रीटी है, उसमें टोटल 6 रिवर है, उसका डिवाइड है। 3 हमने दिया है मेजर यूज के लिए पाकिस्तान को, और 3 हमने लिया है इंडिया को। हम देखते हैं कि इस पे हमेशा पाकिस्तान इंडिया में डिबेट रहता है। डिबेट का मतलब अगर उनको जो रिवर दिया गया उस पर इंडिया कोई भी पावर प्रोजेक्ट या डैम बनाता है तो वो तुरंत विरोध करते हैं, और इंडिया वाले पे तो वो बना ही नहीं सकते, क्योंकि इंडिया पहले ही पड़ता है। हम तो पॉजिटिव में है ना, हम तो ऊपर है, हमसे बह के नीचे नदी जाएगी ना। तो ये हम देखेंगे कि वो हम भी इंडिया में 3 डैम बन रहा है जिससे पाकिस्तान लगातार विरोध कर रहा है। तो देखते हैं, वो ये जानना जरूरी है कि वो रिवर्स कहाँ पे है, क्योंकि यूपीएससी में पूछ सकता है कि लोकेशन बेस्ड जो मैप में उनका लोकेशन कहाँ पे है। नेक्स्ट टॉपिक जो हम कवर करेंगे, डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर द आईडीएक्स। ओके, तो ये क्या है आईडीएक्स? फॉर द मिनिएचराइज्ड सैटेलाइट। तो ये किसके अंडर में आएगा? एक तो इंटरनल सिक्योरिटी में आएगा एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी दोनों में आएगा। जीएस पेपर 3 का पार्ट होगा। ओके, नेक्स्ट टॉपिक, डेथ बाय द ऑक्सीजन डेप्रिवेशन। ओके, तो यहां पे हम पढ़ेंगे देयर इज द पॉइजन एंड दिस इज कॉजिंग द डेथ ड्यू टू द डेप्रिवेशन। डेप्रिवेशन का मतलब कि ऑक्सीजन की कमी हो जाए तो डेथ हो जाती है ड्यू टू द दिस पर्टिकुलर पॉइजन। ओके, तो उसका मेन फंक्शन क्या है वो बेसिक साइंस के अंडर में पढ़ेंगे। नेक्स्ट न्यूज है, इंडिया नीड एंकर ऑफ द नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी क्या है कि इंडिया का जो डिफरेंट टाइप ऑफ द आर्मीज है, जैसे कि नवल हो गया, जो हमारा लैंड बेस्ड आर्मी हो गया, और जो हमारा एयरफोर्स हो गया, या डिफरेंट इंटेलिजेंस एजेंसीज जो काम करती हैं, रॉ हो गया एंड अदर एजेंसीज जो बाहर इंटरनली एंड एक्सटर्नली काम कर रही हैं, जो हमारा पॉलिटिकल लीडरशिप है वो डिफरेंट डिफरेंट कैटेगरी में बटा है ना। जैसे कि डिफेंस मिनिस्ट्री हो गया, वो हमारा आर्मी को देख रहा है। हमारा जो ये हो गया होम अफेयर्स मिनिस्ट्री, वो इंटरनल सिक्योरिटी देखते हैं कि अगर कहीं नक्सलाइट मूवमेंट हो रहा है या कहीं पे भी इंसर्जेंसी हो रहा है। फिर हमारा एक्सटर्नल अफेयर मिनिस्ट्री है, जो हमारे विदेश मंत्री हैं, वो हमारा जब बाहर के देशों से कोई अगर डिप्लोमेटिक बातचीत हो रहा है या कोई रणनीति बनाना है, तो कहीं ना कहीं हमारे पास एक कॉमन फ्रेमवर्क होना चाहिए, जहाँ पे ये सारे मिनिस्ट्री, सारे जो आर्मी के फोर्स हैं और सारे जो एजेंसीज हैं जो इंटरनली या एक्सटर्नली वर्क कर रहे हैं, सभी एक जगह वर्क करें। तो उस पर ये काफी अच्छा आर्टिकल है, तो वो हम एनालाइज करेंगे, उस पर एक मेंस का आंसर भी लिखेंगे, इसी पे एक लिखेंगे। ओके, क्योंकि काफी ये इंपॉर्टेंट है, क्योंकि बार बार ये बात हो रही है कि इंटरनल का एक कोई कंसोलिडेटेड एक कॉमन फ्रेमवर्क नहीं है। ओके, देन वी विल स्टडी लैक ऑफ फोकस नॉट फिनेंस बिहाइंड द स्लगिश कवच डिप्लॉयमेंट। डिप्लॉयमेंट का मतलब उसको लगाया जाता है जो बहुत धीरे लग रहा है। जैसे अभी जो एक्सीडेंट हुआ है
कंचनजंगा एक्सप्रेस का एक्सीडेंट हुआ है वो मेनली इसलिए हुआ क्योंकि कवच लगा ही नहीं। तो हम कवच के बारे में पढ़ेंगे कि क्या सिस्टम है, क्या क्या उसमें यूज हो रहा है और क्या उसका एक्सपेंडिचर आ रहा है। नियर अबाउट 50 लाख एक्सपेंडिचर आ रहा है एक रूट पे वो लगाने के लिए। तो टोटल इंडिया का जो डिस्टेंस है ओवरऑल, जो रेलवे का डिस्टेंस है, नियर अबाउट 68,000 किलोमीटर है जो ओवरऑल हमारी लाइन्स है, रेलवे लाइन्स। तो उस पर हम देखेंगे कॉस्ट क्या आएगा। और मिनिमम जो अभी बजट दे रहे हैं इसके लिए 2% ऑफ द टोटल बजट दे रहे हैं जो रेलवे का बजट है, तो उसको लगाने में कम से कम 10 साल से भी ज्यादा लगेंगे कंप्लीट करने में जो बजट अभी है। तो उस पे एनालिसिस है वो देखेंगे। तो ये किस में आएगा, जीएस पेपर 3 में रेलवे है, डिफरेंट सेक्टर्स है, एविएशन सेक्टर, रेलवे सेक्टर्स एंड भी और भी अदर सेक्टर्स है, उसमें एक सेक्टर रेलवे है तो उसके अंडर में आएगा। समझ में आ रहा है, सिलेबस समझ में आ रहा है। कल मैंने सिलेबस डाला भी था वो ग्रुप पे कल सिलेबस डाला था, तो उसको एक बार आप लोग पढ़ते रहिए कि क्या प्रीलिम्स का सिलेबस है, क्या मेंस का सिलेबस है, उसमें डिफरेंट पार्ट्स में कहाँ कौन सी चीजें हैं। तो थोड़ी सी क्लियरिटी आएगी जब हम डिस्कस करेंगे तो भी आपके दिमाग में जाएगा। ओके, नेक्स्ट न्यूज है एनालाइजिंग महाराष्ट्र वाटर क्राइसिस। महाराष्ट्र में एग्रीकल्चर जो पैटर्न है वहां पे शुगर केन का जो सबसे ज्यादा खेती इस समय कर रहे हैं, लेकिन वहां पे वाटर नहीं है। कोस्टल एरिया में तो वाटर है, लेकिन जो वेस्टर्न घाट के दूसरे तरफ का एरिया है, रैन सैडो एरिया जिसको कहते हैं, वहां पे सूखा रहता है। जो विदर्भा का एरिया है, मराठावाड़ा का एरिया है, तो वहां पे ये बात हो रही है कि वाटर क्राइसिस को लेके कैसे एक सोल्यूशन लाया जाए। तो पैटर्न चेंज होने की बात हो रही है और भी चीजें बात हो रही जो हम इसमें डिस्कस करेंगे। तो अगेन इट विल बी पार्ट ऑफ जीएस पेपर 3 जिसमें डिजास्टर मैनेजमेंट की बात करते हैं। डिजास्टर मैनेजमेंट एक तरीके से वाटर क्राइसिस एंड ड्रॉट भी तो डिजास्टर ही है ना। डिजास्टर मैन मेड डिजास्टर, नेचुरल डिजास्टर, ये तो मैन मेड है क्योंकि हमने एग्रीकल्चर पैटर्न सही से नहीं करा है। एग्रीकल्चर का भी पार्ट होगा कि एग्रीकल्चर का जो पैटर्न है वो सही नहीं है, वो भी जीएस पेपर 3 में ही आता है। फिर हमारे पास एक और टॉपिक है, विल द अग्निपथ स्कीम बी रिवैम्प्ड। अग्निपथ स्कीम काफी हो हल्ला हुआ इसको लेके, आपको भी पता होगा। जो आर्मी में रिक्रूटमेंट है तो इसमें गवर्नमेंट का क्या पोजीशन है और जो विरोध कर रहे हैं उसका क्या पोजीशन है, उस पर एक तरीके से काफी अच्छा डिबेट दिया हुआ है, वो हम देखते हैं। क्योंकि अभी जो अपोजिशन जो एनडीए की एलाइड भी हैं, जैसे जेडीयू ने भी कहा है कि भले हम आपका सपोर्ट कर रहे हैं लेकिन अग्निपथ को एक बार फिर से आप इसको रिव्यू कीजिए और चेंज कीजिए जो भी इसमें कमी है, क्योंकि अभी इलेक्शन में भी ये मुद्दा बहुत था और इस पे काफी प्रोटेस्ट भी हुआ था, वायलेंट प्रोटेस्ट हुआ था, इसीलिए इसका डिस्कशन इंपॉर्टेंट है। विकीलीक्स के बारे में आपको पता है, व्हाट इज द विकीलीक्स? द एनिमी ऑफ द डीप स्टेट। विकीलीक्स 2010 के आसपास काफी फेमस हुआ था क्योंकि एक विकीलीक्स, जैसे विकिपीडिया का नाम सुना होगा, जब आप सर्च करते हैं तो विकिपीडिया पे होता है, वैसे विकीलीक्स एक साइट था। यहाँ पे इन्होंने जितना भी इंटेलिजेंस सीक्रेट बातें थी यूएस के गवर्नमेंट की, जो इराक में उस समय युद्ध चल रहा था, अफगानिस्तान में युद्ध चल रहा था, उसका इन्होंने लीक कर दिया था। लीक इसलिए किया था क्योंकि ये दिखाना चाहते हैं कि आर्मी सिर्फ लोगों के भलाई के लिए काम नहीं कर रही है, वहाँ की जो एलिट सेक्शन है और अपना पावर जो गेम है उसको फुलफिल करने के लिए ये पूरी युद्ध हो रही है। तो उसको लेके काफी बवाल मचा था। जिन्होंने इसके जो मेन है जूलियन एसांजे, उनको अरेस्ट किया था, डिफरेंट उन पे केस चलाए थे, कभी सेक्सुअल असल्ट का था तो कभी किसी चीज का था, कभी था कि एस्पेनेज एक्ट का था, मतलब कि वो क्या होता है कि कॉन्स्पिरेसी कर रहे हैं स्टेट के खिलाफ, तो उसको लेके इन पे केस था। तो उसको डिटेल में पढ़ते हैं। ये किसका पार्ट होगा? जीएस पेपर 4 जो एथिक्स आता है, इंटरनेशनल एथिक्स, उसका ये पार्ट होगा। ओके, देन वी विल स्टडी केस शेप्ड रिकवरी फ्यूलिंग द सिमिलर ट्रेंड इन द इन्फ्लेशन। तो मेनली हम ये देखेंगे कि केस शेप्ड रिकवरी क्या है, प्रीलिम्स से पूछ सकता है, ये कॉन्सेप्ट है इकोनॉमिक्स का। जैसे एक तरीके से जब आप में किसी इकोनॉमी में एकाएक लो पोजीशन पे जाता है, जैसे अभी पैंडेमिक था कोविड-19 में, तो सारे बिजनेस लो पे चले आए थे, लेकिन उसके बाद रिकवरी होता है, जब नॉर्मलाइजेशन होता है तो रिकवरी होता है। और एक जो ट्रेंड होता है कि कोई कोई इंडस्ट्री रिकवरी पॉजिटिव में करती है, ऊपर जाती है, ग्रोथ होता है, कोई कोई नीचे ही रहती है। तो हम देखेंगे कि केस शिफ्ट इकोनॉमी अभी भी प्रिवेलेंट है कि नहीं इंडिया में। सिर्फ कॉन्सेप्ट जानेंगे, प्रीलिम्स में पूछ सकता है इकोनॉमिक्स के कॉन्सेप्ट के अंदर में। लास्ट में हम पढ़ेंगे चाइनीज लूनार प्रोब रिटर्न टू द अर्थ विद द फर्स्ट सैंपल ऑफ द फार साइड ऑफ द मून। जैसे इंडिया ने भी अभी चंद्रयान भेजा है, चाइना भी मून पे अपना सैटेलाइट भेजा है और वहां से इन्होंने कुछ
जो वहाँ का मटेरियल है, एलिमेंट्स है, वो लेके आए हैं ताकि आगे टेस्टिंग करें। तो क्या है ये प्रीलिम्स में पूछ सकता है कि कौन सा उनका ये सैटेलाइट का जो प्रोग्राम चला है वो हम देखेंगे शॉर्ट में। ठीक है, क्लियर है? स्टार्ट करें पहला फ्रंट पेज से। फ्रंट पेज, लोकसभा टू विटनेस। हम्म 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 कैरिंग कैपेसिटी यही होती है जैसे कि कहीं पॉपुलेशन हो या कोई भी एरिया हो, वो कितना बेयर कर सकता है, कितना हम उसको एक्सट्रैक्ट करें, या कोई पॉपुलेशन है किस हद तक सरवाइव कर सकता है। एक होता है ना कि जैसे इस रूम की कैरिंग कैपेसिटी कितनी हो सकती है, 60 लोग बैठ सकते हैं, इसमें मैं 200 लोगों को बैठा दूं, क्या होगा? नहीं हो पाएगा ना कहीं वो एक तरीके से सस्टेन नहीं कर पाएगा, या तो बीमारी हो जाएगा, कोई कोई बेहोश हो जाएंगे, दिक्कतें होंगी। तो वही एक इकोलॉजी जो होती है, कोई जंगल एरिया है उसकी भी कैरिंग कैपेसिटी होती है ना। जैसे गोरखपुर एरिया है तो इसके नीचे, एक जमीन के नीचे स्टोरेज होगा जहाँ पे वाटर स्टोर हुआ होगा, हम लोग अपना पाइप डालते हैं, पानी निकालते हैं, तो उसकी भी एक कैपेसिटी है ना। अगर यहाँ पे 30 लाख लोग हैं, एक जमाना आ जाए जहाँ पे 100 करोड़ लोग गोरखपुर के आसपास रहने लगे और वो नल से नीचे से पानी निकालें, तो वो एक होगा ना कि जो स्टोरेज है वो एक साल में इतना लीटर भर जाता होगा, बारिश होगी तो नीचे भरता होगा, फिर हम निकालते होंगे, फिर वो मेंटेन रहता होगा। लेकिन एक लेवल के बाद अगर ज्यादा जनसंख्या यहाँ आ गई और पानी भर रहा है नीचे 50 लीटर और हम निकाल रहे हैं 100 लीटर, जैसे पानी ऑलरेडी स्टोर है 500 लीटर, लेकिन ये है जो बाहर और अंदर निकल रहा है वो 50 लीटर बाहर निकल रहा है और बारिश होके 50 लीटर जा रहा है, लेकिन हम 100 लीटर 150 लीटर निकालना शुरू कर दें तो कैरिंग कैपेसिटी ज्यादा है, जो स्टोर है वो भी तो एक बार खत्म हो जाएगा। ऐसे ही हम हिमालयन रीजन की बात कर रहे थे, हिमालय में जो कैरिंग कैपेसिटी है, हम डेवलपमेंट के नाम पे इतना रिसोर्स यूज कर रहे हैं कि एक उसकी कैपेसिटी से ज्यादा है। तो इसीलिए हम देख रहे हैं कि हिमालयन रीजन में हम हमेशा देख रहे हैं कि उत्तराखंड में कभी फ्लड आ रहा है तो कभी हिमाचल में फ्लड आ रहा है, हमने कंटिन्यूस न्यूज में देख रहे हैं, क्योंकि उसकी जो कैरिंग कैपेसिटी है उससे ज्यादा हम वहाँ पे इंटरफेरेंस कर रहे हैं और मिसयूज कर रहे हैं जो वहाँ का रिसोर्स है। तो दैट इज द मेन, वहाँ का मेन हम उस पर बात करेंगे। ठीक है, लोकसभा टू विटनेस रेयर कंटेस्ट फॉर द स्पीकर पोस्ट। रेयर क्यों है? रेयर का मतलब होता है जो काफी दुर्लभ है, हिंदी में यही कहते हैं, रेयर केस है। रेयर का मतलब दुर्लभ केस है। तो ये क्यों दुर्लभ केस है? क्योंकि जनरली कन्वेंशन ये होता था कि मेजॉरिटी पार्टी होती थी, जो रूलिंग पार्टी होती थी, उसी को स्पीकर का पोस्ट दे दिया जाता था। क्यों? क्योंकि उनके पास मेजॉरिटी है। स्पीकर का इलेक्शन के लिए क्या होता है कि सिंपल मेजॉरिटी होनी चाहिए। जब आपने ऑलरेडी 10 दिन पहले अपना प्रूफ कर दिया मेजॉरिटी, तो दोबारा अपोजिशन पार्टी नहीं जाती थी कि दोबारा आप प्रूफ कीजिए, तो वो लड़ते ही नहीं थे। अपोजिशन वाला किसी को कैंडिडेट ही खड़ा नहीं करता था, तो स्पीकर रूलिंग पार्टी से हो जाती थी। 1990 से ये कन्वेंशन था, ये कॉन्स्टिट्यूशन में नहीं लिखा है, ये सिर्फ कन्वेंशन है। कन्वेंशन का मतलब आपस में समझदारी। एक होता है ना लॉ में लिखा हुआ हो, जैसे आप गांव में देखते होंगे कि लोगों में जमीन का बंटवारा हो जाता है लेकिन रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, आपस में समझदारी हो जाती है। होता है ना, लोग जमीन के बदले जमीन ले लेते हैं लेकिन वो रजिस्ट्री नहीं होती है। ऐसे ही कुछ कुछ लॉ ऐसे होते हैं जो लिखा नहीं होता है लेकिन आपस में अपोजिशन एंड जो रूलिंग पार्टी है उनके बीच में अंडरस्टैंडिंग होती है कि आप स्पीकर का पोस्ट ले लीजिए। और 1990 से ये था कि जो डिप्टी स्पीकर का पोस्ट होता था वो जाता था अपोजिशन के पास। स्पीकर एंड डिप्टी स्पीकर क्या करते हैं? हाउस को रन कराते हैं, दे आर द मेन टू द रन द हाउस, जो लोकसभा होता है। लेकिन अभी दिक्कत ये आ गई है कि अभी जब अपोजिशन रूलिंग पार्टी के पास गई तो उन्होंने कहा ठीक है हम नहीं देंगे डिप्टी स्पीकर का पोस्ट, तो उन्होंने कहा ठीक है हम स्पीकर के लिए भी कंटेस्ट करेंगे। तो कहीं ना कहीं ये पहली बार नहीं हो रहा, तीसरी चौथी बार हो रहा है, 3 बार पहले हो चुका है था। तो उसका इन्होंने दिया 1952 में हुआ है, 1967 में हुआ है और इमरजेंसी के टाइम पे हुआ 1976 में हुआ है। तो आगे एक और आर्टिकल है वहां पे ये डिटेल में है, तो वहां पे डिस्कस करते हैं। ठीक है, यहां पे सिर्फ ओवरऑल न्यूज का यही है। ओके, नेक्स्ट न्यूज यहां पे आ रहा है कि श्रीलंकन नेवी सेलर का मतलब होता है, नेवी सेलर का मतलब क्या होता है? नाविक। डाइज ड्यूरिंग द परस्यूट ऑफ द इंडियन बोट 10 तमिलनाडु फिशरमैन हेल्ड का मतलब पकड़ के रखा है। ओके, परस्यूट का मतलब होता है किसी को चेस करना, परस्यूट ऑफ हैप्पीनेस मतलब
हैप्पीनेस के लिए हम उसके लिए प्रयासरत हों। तो यहाँ पे ये मैटर चल रहा है कि इंडिया और श्रीलंका के फिशरमैन में, जो खासकर जो हमारा इंडिया और श्रीलंका के बीच में काफी छिछला पानी है, मतलब सैलो वाटर है और डिस्टेंस काफी कम है ओशियन में। दिक्कत ये है यहाँ पे दोनों के बीच में अभी लड़ाई इस बात के लिए चल रही है कि इंडियन फिशरमैन के पास जो एक मॉडर्न टाइप का फिशिंग बोट्स हैं जिसको बॉटम ट्रॉलर कहते हैं। बॉटम ट्रॉलर कहीं है इसमें? हाँ, ओके। बॉटम ट्रॉलर ये होता है, बॉटम ट्रॉलर ये होता है कि जैसे नॉर्मल आप जाल ऐसे फेंकते हैं तो ऊपर ऊपर मछली आएगी। बॉटम ट्रॉलर में होता है जाल एकदम जमीन के नीचे से खरोचते हुए और ऊपर तक जितनी भी मछलियां होती हैं एक बार पकड़ के ले जाती है। इसमें इतनी कैपेसिटी है। तो इंडियन फिशर के मैन के पास बॉटम ट्रॉलर है, तो वो ऐसे अगर टेक्नोलॉजी हो तो इस रूम में सब कुछ लेके जाएगा ना। सिंपल एक मैं जाल फेंकूं और ऐसे ऊपर ऊपर खींचूं तो कुछ चीजें आएंगी, लेकिन एक ऐसी टेक्नोलॉजी हो कि यहाँ से नीचे से आए और सब कुछ लेते हुए जाए जमीन से लेकर ऊपर तक, तो फिश बचता नहीं है जो श्रीलंकन है उनके लिए। वो थोड़े गरीब हैं, उनके पास नहीं है। वैसे भी जाफना एरिया जो है वो एलटीटी से इफेक्टेड एरिया है, वहां पे अभी हमने देखा कि कंटिन्यूअसली वार जोन था और वो थोड़े से गरीब भी हैं। और इंडिया के जो तमिलनाडु के फिशरमैन हैं वो थोड़े अमीर हैं और जो गवर्नमेंट भी वहाँ की स्टेट गवर्नमेंट है वो भी सब्सिडी दे देती है अपने फिशरमैन को, तो उनके पास वो बॉटम ट्रॉलर है। अब दिक्कत ये है कि जमीन पे तो आप जाएंगे तो आपको लिखा हुआ मिल जाता है कि ये आप अभी कुशीनगर से 10 किलोमीटर दूर है, लेकिन वो समंदर में कुछ नहीं लिखा होता है। आप जब मछली पकड़ने जाते हैं तो आप कब क्रॉस करके उनके बॉर्डर में चले जाते हैं पता ही नहीं चलता। अब दिक्कत है कि ये जानबूझ के जाते हैं या गलती से जाते हैं, लेकिन उनके एरिया में जाके मछली पकड़ के लाते हैं। अब उनको दिक्कत है कि आप उस बोट का यूज कर रहे हैं जिससे कि ओवर एक्सप्लॉयटेशन हो रहा है। अब कोई मानिए 2 खेत है, जंगल वाला एरिया डिवाइडेड है कि आप आधा जंगल आप फल फ्रूट्स लेके जाइए और दूसरा वाला ऐसे आ रहा है टेक्नोलॉजी के साथ वो आपके भी एरिया का पूरा फ्रूट्स लेके जा रहा है। जैसे आप समझिए कि आप लेके पत्थर मार मार के आम के पेड़ से आम तोड़ रहे हैं, कोई आया उसके पास क्रैन है वो ऊपर चढ़ा फटाफट सब तोड़ के ले गया, तो दिक्कत होगा ना। जो पत्थर मार के तोड़ रहा है वो तो 2 घंटे में 10 तोड़ पाएगा, और जिसके पास पूरा टेक्नोलॉजी है क्रेन से लेके जा रहा है वो ऊपर क्या करेगा, फटाफट एक पेड़ साफ कर देगा। तो यही दिक्कत है। तो वहां पे अरेस्ट कंटिन्यू हो रहा है कि इन जब इंडियन फिशरमैन को वो कहीं पे भी पाते हैं दौड़ा के वो अरेस्ट करते हैं, फिर दोनों गवर्नमेंट के बीच में एक तरीके से बातचीत होती है तब छूटते हैं। तो इंडिया श्रीलंका के बीच में ये एक मेजर इश्यू है। मतलब जब भी आप इंडिया श्रीलंका का इश्यू आए तो एक पॉइंट ये होगा, यही इसमें मेन दिया हुआ है। समझ में आ रही है चीजें? ये न्यूज है कि नॉर्मल न्यूज है कि इंडिया के प्राइम मिनिस्टर अभी रसा में जाने वाले हैं, तो देखते हैं, बहुत दिनों से रसा नहीं गए जब से वार चल रहा है। तो ये अभी फर्दर डेवलपमेंट होगा जब इस पे ये क्लियर करेंगे किस डेट को जाने वाले हैं, क्या एग्रीमेंट हो रहा है, तब ये इंपॉर्टेंट होगा, अभी इंपॉर्टेंट नहीं है। दूसरा न्यूज है कि वंदे भारत और जितनी भी जो तेज गति की जितनी भी ट्रेनें थी उसकी स्पीड घटा दिया गया है, क्योंकि अभी हमने देखा है कि एक्सीडेंट हुए हैं, कुछ फेल्योर भी हुआ है सेफ्टी में, उसको लेके बस इतना ही जानना है, कोई खास न्यूज नहीं है। ये भी कोई खास न्यूज नहीं है, ये मध्य प्रदेश से रिलेटेड न्यूज है। यहाँ पे है कि मध्य प्रदेश में अभी तक जो टैक्स होता था, जैसे जो मिनिस्टर होते थे उनकी जो सैलरी मिलती थी उसका टैक्स स्टेट गवर्नमेंट देता था, तो इन्होंने अभी वो लॉ चेंज कर दिया। अभी क्या है कि जो टैक्स आपका इनकम टैक्स है आप खुद ही दीजिए, गवर्नमेंट क्यों दे। तो बस उतना ही है, कोई खास नहीं है। ये इंपॉर्टेंट न्यूज है। आफ्टर 20 years ऑफ द रजिस्ट्रेशन टू रिजर्वेशन ऑफ द सीट फॉर द वीमेन, नागालैंड टू वोट इन सिविक पोल टुडे। नागालैंड को कितने लोगों को पता है नागालैंड कहाँ पे? सबको पता होगा। वेयर इज द नागालैंड? आपको पता है नागालैंड? म्यांमार बॉर्डर के पास। मैप आप एटलस लाए आप लोग? एटलस मैं एक सेकंड ओपन करके दिखाता हूँ। मैप आप लोग एटलस कोई नहीं लाया, एटलस डेली बेसिस पे लेके आना है और हम लोग एटलस को रेफर करेंगे। जस्ट गिव मी 2 मिनट, मैं मैप खोल के दिखाता हूँ। ये इंडिया का नॉर्थ ईस्ट वाली पार्ट है, ये तो पता होगा ना। यहाँ पे बांग्लादेश है, बांग्लादेश के बाद नॉर्थ ईस्ट वाली पार्ट स्टार्ट हो जाती है। ये इंडिया, झारखंड, बिहार, ऐसे जाएंगे तो नॉर्थ ईस्ट। नागालैंड जो पार्ट है ये है नागालैंड, ओके।
अरुणाचल प्रदेश ये है, यहाँ पे इंडिया चाइना को लेके एक तरीके से लड़ाई चलती रहती है। चाइना कहता है कि ये हमारा है, इंडिया अपना, हमारा एडमिनिस्ट्रेशन है। जस्ट इसके बगल में नागालैंड है, नागालैंड के नीचे मणिपुर, मणिपुर में भी इस समय सिविल वॉर चल रहा है, और ये मिजोरम है। यहाँ पे त्रिपुरा है, और ये वाला जो है बीच का असम का एरिया है, और ये जो पानी वाला नदी दिख रहा है ये ब्रह्मपुत्र है। जो इससे बॉर्डर वाली एरिया है वो म्यांमार है। तो क्वेश्चन ये पूछ सकता है कि नागालैंड शेयर्स बॉर्डर विद द हाउ मेनी कंट्रीज, तो दे देगा म्यांमार, चाइना, बांग्लादेश। ओके, तो यहाँ पे आपको क्लियर होना चाहिए सिर्फ म्यांमार के साथ इसका बॉर्डर है। दूसरी चीज है कि जो अरुणाचल है इसका चाइना के भी साथ बॉर्डर है और म्यांमार के भी साथ बॉर्डर है। तो थोड़ा सा ये सब चीजें क्लियर होनी चाहिए। और क्या टच कर रहा है, नागालैंड को टच कर रहा है असम, इधर से टच कर रहा है अरुणाचल प्रदेश, और इधर से मणिपुर। क्लियर? ये मिजोरम का एरिया, मिजोरम सी से नहीं टच करता है, कहीं ना कहीं बांग्लादेश का गैप है। कभी कभी हम कंफ्यूज हो जाते हैं कि मिजोरम बे ऑफ बंगाल से टच करता है। तो थोड़ा सा ये सब चीजें पूछ सकता है प्रीलिम्स में। चीजें क्लियर है? अब यहां पे बात हो रही है कि 20 इयर्स ऑफ द रेजिस्टेंस टू द रिजर्वेशन। रिजर्वेशन का मतलब सीटें रिजर्व कर दी जाती हैं। वीमेंस के लिए हमारा लोकल बॉडीज में है, और भी जो बैकवर्ड कास्ट है या एससीज एसटीज जो भी कास्ट है उनके लिए सीटें रिजर्व है। ऐसे ही सीटें रिजर्व हैं वुमेन्स के लिए भी इनटू द लोकल बॉडीज। अभी स्टेट लेजिस्लेचर एंड पार्लियामेंट में नहीं है, अभी बातें चल रही है, अमेंडमेंट हुआ है, इंप्लीमेंट नहीं हुआ है। अभी 106 अमेंडमेंट हुआ है जिससे हमने रिजर्वेशन दे दिया है वुमेन्स को। लेकिन जो लोकल बॉडीज में है ऑलरेडी रिजर्वेशन है 1993, जब 73rd अमेंडमेंट आया था तभी से रिजर्वेशन है। तो ये आपको क्लियर होना चाहिए, वीमेंस का रिजर्वेशन लोकल बॉडीज में है लेकिन पार्लियामेंट में और स्टेट लेजिस्लेचर में नहीं है। क्लियर है? यहां पे चीजें थी कि इनको भी रिजर्वेशन दे दिया गया, लेकिन यहां पे जो लॉ बनाने का है इनका लॉ अलग है। आर्टिकल 371 बोलता है कि नागालैंड में जो लॉ होगा वो पार्लियामेंट का लॉ तब तक नहीं लागू होगा जब तक कि गवर्नर की सहमति नहीं हो या तो प्रेसिडेंट अलग से उसके लिए बनाए। मैं आपको कॉन्स्टिट्यूशन का 371 दिखाता हूं। (371) दिखाइए, स्पेशल प्रोविजन विद रिस्पेक्ट टू द स्टेट ऑफ नागालैंड। यहां पे क्या ये एक्ट कहता है कि नथिंग नॉट विद स्टैंडिंग एनीथिंग इन दिस कॉन्स्टिट्यूशन, नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट इन रिस्पेक्ट ऑफ रिलीजियस और द सोशल प्रैक्टिस ऑफ द नागाज एंड नागा कस्टमरी लॉ एंड प्रोसीजर। रिलीजियस एंड सोशल प्रैक्टिस का मतलब क्या हुआ कि वो अपने रिलीजन में जो मानते हो या अपने सोसाइटी में जो भी प्रैक्टिस कर रहे हो वहां पे, और नागा कस्टमरी लॉ है, जो उनका कस्टमरी लॉ होता होगा ना, कि जैसे कि डेथ के बाद, जैसे पेरेंट्स का डेथ हो गया तो उसके बाद लॉ होता है कस्टमरी लॉ कि कितना परसेंटेज लैंड या प्रॉपर्टी किसको मिलेगा, केवल बेटे को मिलेगा कि बेटी को भी मिलेगा, होता है ना इस तरीके का कस्टमरी लॉ। एक होता है हर फैमिली में कि किसको कितना जाएगा, क्या किसको दिया जाएगा। ऐसे उनका जो लॉ है वो नो एक्ट ऑफ द पार्लियामेंट नहीं लागू होगा। एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ द सिविल एंड द क्रिमिनल जस्टिस, जो उनका सिविल एंड क्रिमिनल जस्टिस है। सिविल जस्टिस में क्या हो सकता है कि शादी कैसे उनकी होगी, और हो सकता है कि जैसे कि उनका जब डाइवोर्स होगा तो उनके कितना पैसे या कितना जो कंपनसेशन है वो वाइफ को मिलेगा, ये सब सिविल लॉ में आता है। एंड द क्रिमिनल जस्टिस भी उनका है कि छोटा मोटा चोरी हुआ या जो भी क्रिमिनल जस्टिस है वो खुद डिसाइड करते हैं। एक क्लियर है क्या? आर्टिकल 171। अब इसी के कारण यहां पे जो लॉ बना वो बाद में बनाया। 1993 में हमारा ओवरऑल पूरे इंडिया के लिए लोकल गवर्नेंस आ गया था। पंचायती राज इंस्टीट्यूशन तो 1993 में कर दिया था ना 73rd अमेंडमेंट के द्वारा, लेकिन इनका करने के लिए 2001 तक का हमने वेट किया। नियर अबाउट 2002-3 में इन्होंने पास किया, उसको भी इंप्लीमेंट नहीं किया। 2004 तक इन्होंने वेट किया रिजर्वेशन के लिए। उसके बाद जब इन्होंने लॉ पास किया है उसके बाद भी कंटिन्यूअसली वायलेंस शुरू हो गया। वायलेंस ये हो गया कि हमारा जो कस्टमरी लॉ है उसमें वीमेंस को गवर्नेंस का हम पावर नहीं देते हैं। पहली बार इनका जो इलेक्शन हुआ है विमेंस का वो राज्यसभा में हुआ है 2022 में, कहीं ना कहीं यहाँ पे दिया हुआ था।
यहाँ पे है क्या? ओके, यहाँ पे है। पहली बार राज्यसभा में जो आए वो 2022 में आए हैं, और जो एमएलए इलेक्ट होके आए हैं 2023 में होके आए। दिस इज द फर्स्ट टाइम। आप सोचिए, नागालैंड में इलेक्शन कब से हो रहा है? 50-60 साल से हो रहा है। विमेंस 50% है, लेकिन फिर भी विमेंस का नहीं था। जनरली उल्टा होता है, ट्राइबल सोसाइटी में वीमेंस के पास ज्यादा राइट होता है। जनरली आप देखिएगा कि और जो छत्तीसगढ़ की वीमेंस है, ट्राइबल सोसाइटी है, वीमेन के पास ज्यादा पावर है। लेकिन नागा के पास ऐसा है कि उनमें वीमेंस के पास ज्यादा नहीं है। ये बहुत उल्टा है। नॉर्मली आप देखेंगे कि ट्राइबल सोसाइटी में वीमेंस के पास ज्यादा पावर होता है। आप कई सोसाइटी ऐसे देखिएगा, जैसे मणिपुर में कई ट्राइब हैं, जैसे खासी, जयंतिया, ये लोग हैं। यहाँ पे शादी के पास जो पुरुष होता है वो जाता है दूसरे घर। जैसे हम में क्या होता है कि शादी के बाद वाइफ आती है ना अपना घर छोड़ के, लेकिन मणिपुर क्या, जो ये खासी जयंतिया एरिया मेघालय में, वहां पे उल्टा है कि पुरुष चला जाएगा वीमेन के वहां रहने। तो कुछ कुछ ऐसे भी हैं जनजातियां। यहाँ पे जो अभी इलेक्शन हुआ था, जो अभी इलेक्शन है, वहां बाइकॉट होते रहता है नागालैंड में। क्यों बाइकॉट होता रहता है? नागालैंड में बाइकॉट इलेक्शन का बहुत होता है। क्यों होता है? ये तो रीजन नहीं है। और कोई? नागालैंड में मेनली जो इंडिया का कोई भी इलेक्शन होता है, एक तो वो जैसे कश्मीर में एक इंसर्जेंसी है, सेपरेट स्टेट का मांग है, नागालैंड में भी ये मांग है। नागालैंड अपने आप को इंडिया के साथ एसोसिएट करके नहीं देखते। वो मानते हैं कि जितने भी नागाज हैं एक ट्राइब में होके, और म्यांमार में भी जो नागाज जिस एरिया में रहते हैं, दोनों को मिला के एक उनका नागालैंड का अलग एरिया बना दिया जाए। और इसी के लिए कई इंस्टीट्यूट हैं, कई ऐसे ऑर्गेनाइजेशन हैं जो विरोध करते रहते हैं। जैसे कि ईस्टर्न नागालैंड पीपल्स ऑर्गेनाइजेशन, इन्होंने विरोध किया है कि उनके एरिया में इलेक्शन नहीं होगा। और वहां के जितने भी अपोजिशन के कैंडिडेट थे, उन्होंने अपना कैंडिडेचर वापस ले लिया है। नियर अबाउट 20 टोटल कितना होने वाला है, कुछ का उन्होंने वापस ले लिया। 6 डिस्ट्रिक्ट से उन्होंने वापस ले लिया है। ओके, क्लियर हो रहा है चीजें? ये दो चीजें मैंने यहाँ पे बताया। एक तो रिजर्वेशन जो है वो आर्टिकल किसके अंडर में दिया गया है लोकल बॉडीज में? आर्टिकल 243 टी। ये याद रखिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये पूछ सकता है क्योंकि वुमेन्स रिजर्वेशन का मैटर चल रहा है। क्योंकि अभी हमने पार्लियामेंट के लिए दिया है, तो हो सकता है कि वो लोकल बॉडीज में पूछ ले। कंफ्यूजन यहाँ पे ये आप लोगों के में रहेगा कि किस लेवल पे है। जैसे अभी बात चल रहा है कि हम पार्लियामेंट और स्टेट लेजिस्लेचर में रिजर्वेशन देने जा रहे हैं, तो अगर आपको ये पूछ ले कि लोकल बॉडीज में रिजर्वेशन है कि नहीं, तो आपका कंफ्यूजन जनरली ये रहेगा कि अभी नहीं है, इंप्लीमेंट जब नेक्स्ट सेंसस आएगा तब होगा। लेकिन ऑलरेडी जो 73rd अमेंडमेंट एक्ट था, उसने ऑलरेडी वुमेन्स रिजर्वेशन इनटू द लोकल बॉडीज दिया हुआ है अंडर द आर्टिकल 243 टी। नहीं, ऐसे नहीं याद कीजिए, एकदम समझा कीजिए। ये वाला एग्जाम के जैसे हम लोग नहीं ट्रीट करेंगे। हाँ, टी है 243, वो कई बार आएगा, याद हो जाएगा। जनरली मैं नहीं बोलूंगा कि चीजें याद की जाए, बस समझ के आप एक ध्यान रखिए। वो इतनी बार हम लोग न्यूज में पढ़ेंगे ना कि वो याद हो जाएगा। टी से डिस्काउंट कहाँ होता है? डी से होता है ना, तो ये तो टी है ना। अच्छा, टी से डी, ठीक है। आर्टिकल 243 आपको याद रखना है, और आर्टिकल 271 याद रखना है। ये 371 आपको ये क्लियर होना चाहिए कि नागालैंड में जो पार्लियामेंट का लॉ होता है वो डायरेक्ट नहीं लगता है कहीं, खासकर जो ट्राइबल एरिया है। ठीक है, नेक्स्ट न्यूज यहां पे है कि जगन्स अर्जेज एपी असेंबली स्पीकर टू रिकॉग्नाइज हिम लीडर ऑफ अपोजिशन। तो यहाँ पे जो अपोजिशन पार्टी है, जो इनका YSR कांग्रेस पार्टी है, जगन मोहन रेड्डी की, उनको काफी कम वोट मिला है। नियर अबाउट 10% से भी कम सीटें मिली हैं। रूल ये है कि जैसे लीडर ऑफ अपोजिशन रिकॉग्नाइज करने के लिए जो नंबर ऑफ सीट्स हो, उसका आपको 10% सीट्स मिला हो। जैसे आप देखिएगा कि पिछले 2 इलेक्शंस में कांग्रेस को नहीं मिल पाया था, 54 से भी कम सीट था, खासकर 2014 से 19 वाले बीच में, तो उनको लीडर ऑफ अपोजिशन नहीं दिया गया था। वही केस इस समय जगन मोहन रेड्डी को है। तो कंडीशन क्या है कि 10% सीट ऑफ द टोटल स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस दोनों लेवल पे है, तभी आपको लीडर ऑफ अपोजिशन का
पोस्ट मिलता है। लीडर ऑफ अपोजिशन का पोस्ट इंपॉर्टेंट होता है क्योंकि कई ऐसी कमिटियाज हैं जिसमें लीडर ऑफ अपोजिशन का रोल देखा जाता है। जैसे कई अपॉइंटमेंट भी हैं, जैसे कि अब सीएजी का ही अपॉइंटमेंट करना है तो वहां पे लीडर ऑफ अपोजिशन को भी बुलाया जाता है। ऐसे भी कई सीबीसी का है, उसमें भी लीडर ऑफ अपोजिशन को बुलाया जाता है। क्लियर है? तो 10% वाला आप लोग याद कर सकते हैं, ये इंपॉर्टेंट नहीं है। ये है नेक्स्ट न्यूज, तमिलनाडु टू अलाउ रेगुलेटेड कलिंग ऑफ द वाइल्ड बोर इनटू द फील्ड क्लोज टू फॉरेस्ट। तो इसके लिए हमारे पास कौन सा लॉ है? वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट है। वाइल्ड प्रोटेक्शन एक्ट में कई शेड्यूल हैं, खासकर शेड्यूल 1 एंड 2 जो है। शेड्यूल क्या है? कैटेगरीज है, जिसमें जो सबसे ज्यादा जिसको थ्रेट है, जैसे हम लोग कल क्या पढ़ रहे थे, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड कर पढ़ा था, वो एकदम खत्म होने के कागार पे, नियर अबाउट 80 से 90 ग्रेट इंडियन बस्टर्ड बचे हैं। तो उनको शेड्यूल 1 में रखा जाता है क्योंकि उनको मारने पे काफी ज्यादा पनिशमेंट होता है। जो आप आम जैसे एक इंसान का मर्डर कर दें, उससे ज्यादा शेड्यूल 1 में जो पशु पक्षी हैं उनको मारने पे है 10-10 साल का सजा है। ओके, तो इनको वैसे इसलिए रखा गया क्योंकि एक्सटिंक्ट होने से बचा सकें। लेकिन कुछ ऐसे जैसे वाइल्ड बोर है, अब ये है शेड्यूल 2 में, लेकिन इसकी जनसंख्या बढ़ गई है इस समय, और उससे लोगों के जो फसल है उसको ये लोग ये जाके डिस्ट्रॉय कर रहे हैं। तो ऐसे केस में ये है कि फार्मर प्रोटेस्ट वहां पे काफी हो रहा था। जैसे एनिमल एंड जो ह्यूमन कॉन्फ्लिक्ट है, उसके कारण क्या होगा, जब आदमी को लगने लगेगा कि अरे इनसे हमको खतरा हो रहा है, इनसे हमारे प्रॉपर्टीज को खतरा है, तो वो फॉरेस्ट के अंदर जा जाके मारना स्टार्ट कर देते हैं, चुपके से मारना स्टार्ट कर देंगे। ऐसे केस में गवर्नमेंट ये नहीं चाहती कि ये सब चीजें स्टार्ट हो, वो खुद ही अपना गवर्नमेंट डिसीजन लेती है कि कलिंग स्टार्ट करवा देते हैं। कलिंग के लिए एक रूल बनाते हैं कि मारना भी है तो एक एरिया के बाहर मारिए। जैसे ये नहीं कि आप तो यहाँ पे जैसे रूल बनाया है कि 5 किलोमीटर जो उसका एरिया है फॉरेस्ट जोन है उसके बाहर मारेंगे। जैसे यहाँ पे कई जोन में बांटा है, जोन ए 1 किलोमीटर यहाँ पे एकदम प्रोहिबिटेड है, फिर इन्होंने जोन बी बताया है 5 किलोमीटर। यहाँ पे थोड़ा बहुत अगर एकदम अंदर घुस के आपके खेत है और वहां पे डिस्ट्रॉय कर रहा है तब मार सकते हैं, लेकिन अगर वो एंट्री जोन सी में है तब वहां पे दे कैन किल। ओके, तो ये वाला रूल वहां पे दिया है। तो यहाँ पे बस आप जानिए कि जो प्रोटेक्शन हम एनिमल्स को देते हैं जो इंडेंजर्ड है, ये तो अभी लिस्ट कॉन्सर्न है। IUCN एक इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशन है जो ये बताता है कि कौन एनिमल कितना ज्यादा उसको मतलब खतरे में है। जैसे सबसे ज्यादा जो खतरे में है उनको क्या बोलते हैं? क्रिटिकली इंडेंजर्ड। क्रिटिकली इंडेंजर्ड जो होते हैं वो सबसे खतरे में होते हैं, मुश्किल से उनका 100-200 ऐसे नंबर्स बचे होते हैं। फिर उसके बाद आता है इंडेंजर्ड, फिर क्या आता है? वल्नरेबल, और जब जो सबसे नॉर्मल होते हैं उनको लिस्ट कॉन्सर्न कहते हैं। तो ये ओवरऑल लिस्ट कॉन्सर्न है, लेकिन उस एरिया में प्रोटेक्शन के लिए इनको थोड़ा सा शेड्यूल 2 में रखा गया था। तो ऐसे इनका कलिंग पॉसिबल नहीं था। नॉर्मल जो क्रो होता है ना वो कलिंग वर्मिन में आता है। वर्मिन एक कैटेगरी होती है। देखिए प्रोटेक्शन के लिए जो हमारे पास लॉ है वो वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट, वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट। - 1972 है। ओके, इसमें कई शेड्यूल हैं। जो शेड्यूल 5 है, शेड्यूल 5 है, इसमें जितने भी पशु पक्षी हैं उनको मारा जा सकता है। तो उनको क्या कहते हैं? वर्मिन कहते हैं। ये वाला चीज नोट डाउन कर लीजिए। जो शेड्यूल 5 है वर्मिन है, और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट में ये शेड्यूल है। ओके, और यहाँ पे किलिंग इज पॉसिबल। और इसमें मेनली कौन कौन से आते हैं? जैसे क्रो आ गया, क्रो आता है, और भी ऐसे पक्षी जिनसे कि फसलों को खतरा है वो आ जाते हैं। हो गया? क्लियर हुआ ये चीजें? वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट एंड अदर थिंग। नेक्स्ट न्यूज अगेन जो हम लोग बात कर रहे थे कि स्पीकर को लेके, तो स्पीकर का जो इलेक्शन हुआ है 3 बार हुआ है। पहली बार हुआ था 1952 में। उस समय किसके किसके बीच में हुआ था? जीवी मावलंकर का नाम तो आप लोग को याद ही होगा,
ही वॉज द फर्स्ट स्पीकर, ये तो सबको पता होगा। एंड अगेंस्ट में थे संताराम मोरे थे। फिर 1967 में हुआ था नीलम संजीव रेड्डी, इनका भी नाम तो पता होगा आप लोगों को, क्यों फेमस है? निर्विरोध राष्ट्रपति चुने गए थे और ये ट्रेड यूनियन के लीडर भी थे, तो इनका काफी कई जगहों पे ये फेमस है। इनके अगेंस्ट में कौन खड़े हुए थे? टेन्नेटी विश्वनाथन। ओके, फिर जो थर्ड टाइम हुआ था 1976 में हुआ था, जिस समय इमरजेंसी लगी हुई थी, और उस समय किसके किसके बीच में था? बलिराम भगत एंड जगन्नाथ राव जोशी। जगन्नाथ राव जोशी जनसंघ के थे। क्लियर? अभी चौथी बार हम लोगों के टाइम में होने जा रहा है, मतलब हम लोगों ने इसको लाइव देखा है कि कैसे इलेक्शन हो रहा है स्पीकर का। ओके, नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग पढ़ रहे थे कि पाकिस्तान और इंडिया में जो इंडस वाटर को लेकर कंटिन्यूअस लड़ाई झगड़ा चलता रहता है, वो ये है। चेनाब पे है रतले पावर प्रोजेक्ट, और ये चेनाब का पार्ट है। यहां पे दिया हुआ है कि दिस इज द रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर। जो इंडस वाटर ट्रीटी है उसमें 3 जो नदियां हैं वो हम किसको दिए हैं? पाकिस्तान को, जो अपर वाली हैं, इंडस, झेलम एंड चेनाब। तो वहां पे है कि 80% वाटर वो यूज करेंगे पाकिस्तान, हम 20% करेंगे, जिसमें रन ऑफ द रिवर ऐसा यूज करेंगे जिसमें कि वाटर का यूज ना हो, मतलब वाटर निकाल के ना यूज हो। बहते हुए वाटर को हम यूज कर सकते हैं। तो रन ऑफ द रिवर हाइडल इलेक्ट्रिसिटी क्या होती है कि जब बहाव होता है, बिना हम डैम बनाए, जो इलेक्ट्रिसिटी उसके फ्लो के कारण बनाते हैं, कि उसमें आपने टरबाइन लगा दिया और उसका फ्लो जो हो रहा है उससे वो टकरा के इलेक्ट्रिसिटी पैदा हो रही है। नॉर्मल हम क्या करते हैं कि डैम बना देते हैं, डैम के ऊपर से पानी गिरता है, वो टरबाइन को नचाता है, नॉर्मल यही होता है। लेकिन बिना डैम बनाए होता है कि पहाड़ों में नदियां बहुत तेज चलती हैं, तो विदाउट डैम बनाए भी आप उसके फोर्स का यूज करके इलेक्ट्रिसिटी जनरेट कर सकते हैं। तो इंडिया का कहना है कि हम जो बना रहे हैं वो रन ऑफ द रिवर हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी पावर बना रहे हैं, हम उसको रोक के नहीं यूज कर रहे हैं। पाकिस्तान का यह है कि उस पर आप कमेटी बनाइए और चेक कराइए। हमें लग रहा है कि आप डैम बना के उसका जो ये वाटर है वो आप कंज्यूम कर रहे हैं। तो ये है। फिर से दूसरा जो हमारी लड़ाई चल रही है, पाकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट है, मरुसूदा रिवर पे है। तो मरुसूदा रिवर एंड कृष्ण गंगा रिवर, जो तीसरा हमारा लड़ाई चल रहा है। तो 3 रिवर पे हमारा मेनली इस पे चल रहा है। तो ये तीनों का नाम हो सकता है कि कभी पूछ ले। एक तो रतले पावर प्रोजेक्ट, दूसरा क्या है पाकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट, एंड तीसरा क्या है कृष्ण गंगा इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट। हो गया? तो तीनों ये याद रहेगा, आप लोग नोट डाउन कर सकते हैं ये तीनों नाम। रतले पावर प्रोजेक्ट किस नदी पे है, डैश सामने लगा के लिख लीजिए। ये किस पे है? चेनाब पे है। पाकल डल हाइड्रो इलेक्ट्रिसिटी प्रोजेक्ट किस पे है? मरुसूदा रिवर पे। और कृष्ण गंगा प्रोजेक्ट, ये तो कृष्ण गंगा पे ही है, तो ये तो आराम से याद होगा। हो गया नोट? एक बार इंडस वाटर का एक बार रिवर में दिखा देता हूं। इंडस वाटर का ये हो गया सिंधु नदी, इंडस वाटर, फिर झेलम हो गया, एंड ये चेनाब हो गया। 3 नदी उनको दे दिया गया है क्योंकि ऊपर से है। और 3 नदी जो इंडिया के पास है, सतलज, ब्यास एंड रावी। इस पे 80% हम करेंगे, 20% उनको दे रहे हैं। इस पे हम 20% करेंगे, 80% उनको दे रहे हैं। तो ये बहुत ही सक्सेसफुल वाटर ट्रीटी है, क्योंकि 1960 में साइन हुआ था और अभी तक हमने कई युद्ध लड़े हैं पाकिस्तान से, फिर भी इसको हमने इंटैक्ट लगा है। तो ओवरऑल जो वर्ल्ड में सक्सेसफुल ट्रीटी आता है वो इंडस वाटर ट्रीटी आता है। और ये होना बहुत मुश्किल था, इंडिया ने कॉम्प्रोमाइज थोड़ा सा किया था, इंडिया ने थोड़ा सा उनको कंसेशन देके किया था। और होना बहुत मुश्किल था, इसलिए भी था कि इसलिए हो गया क्योंकि ये दोनों जो प्रोजेक्ट को लीड कर रहे थे वर्ल्ड बैंक के अंडर में, इसको वर्ल्ड बैंक के अंडर में हमने करवाया था। और जो दोनों इंडिया से जो लीड कर रहा था और जो पाकिस्तान से लीड कर रहा था, वो दोनों पैदा हुए थे आज़ादी के पहले, और वो दोनों दोस्त थे।
तो इसीलिए ये सक्सेसफुली हमने कर दिया था, अदरवाइज ये होना बहुत मुश्किल था। मतलब जो दोनों जो पार्टी लीड कर रही थी, मेन लीडर थे, कहीं ना कहीं वो कनेक्टेड थे, इसी के कारण इसको माना जाता है कि ये सक्सेसफुल हो गया। नेक्स्ट न्यूज, डिफेंस मिनिस्ट्री साइन 350th कॉन्ट्रैक्ट अंडर द IDX मिनिएचर्ड सैटेलाइट। मिनिएचर्ड का मतलब क्या होता है? मिनी का मतलब क्या हो गया? छोटा बना दे। जैसे होता है ना, छोटा पैक चाहिए आपको। मिनिएचर्ड का क्या फायदा होता है कि उसका आप अपने नीड के अनुसार यूज कर सकते हैं। जैसे कि मुझे थोड़े चीज की जरूरत है, जैसे मुझे यहाँ पे ग्रेनाइट लगवाना है, मुझे सिर्फ 5 फुट की जरूरत है, लेकिन वो जो ग्रेनाइट का स्लैब आता है वो 70 फुट का आता है। तो कहीं ना कहीं जब मुझे 5 फुट खरीदने की जरूरत है और आप 70 से नीचे नहीं दे रहे हैं, तो मैं उसका यूज अगर खरीदूंगा तो मुझे घाटा होगा ना, उस स्केल पे नहीं यूज होगा। अगर आप मिनिएचर कर सकते हैं तो हो सकता है कि मुझे एक सैटेलाइट चाहिए जो सिर्फ गोरखपुर के ऊपर खड़ा करके देखना है कि गोरखपुर में कैसा हो रहा है। अब मैं इतना बड़ा सैटेलाइट ले जाऊं जो पूरा यूपी को कवर कर रहा हो, लेकिन मुझे नीड सिर्फ गोरखपुर का है, मैं गोरखपुर में अपना कुछ भी कर रहा हूं, तो कहीं ना कहीं मुझे मिनिएचर चाहिए ना। तो कभी कभी मिनिएचर का ज्यादा यूज होता है। जैसे कि आप देखेंगे कि अभी न्यूक्लियर बम जो बना रहे हैं हम वेपन, वो भी मिनिएचर्ड कर रहे हैं, क्योंकि बड़े बम की तो जरूरत नहीं है। युद्ध में जहां हम लड़ रहे होते हैं वहीं पे मारना है ना, आप तो पूरे कंट्री को डिस्ट्रॉय नहीं करेंगे। अभी जो युद्ध हो रहा है कुछ एरिया में बैटल फील्ड में है, आप पूरे को करेंगे तो पूरा वर्ल्ड आपके खिलाफ खड़ा हो जाएगा। तो अभी हम मिनिएचर्ड की नीड ज्यादा हो रही है। तो ऐसे मिनिएचर्ड सैटेलाइट्स का क्या यूज है कि उसका एज पर द नीड बना सकते हैं, स्केल ज्यादा कर सकते हैं कि एक की जगह पे हम 100 बना सकते हैं, हर सिटी के ऊपर एक सैटेलाइट लगा सकते हैं। तो इसका ये यूज है, और ये इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि जो ये एग्रीमेंट हुआ है वो प्राइवेट प्लेयर के साथ हुआ है। उस प्राइवेट प्लेयर का नाम है स्पेस पिक्सल टेक्नोलॉजी। तो ये एक एग्जांपल है कि इंडिया का जो इनिशिएटिव है इसका नाम है इनोवेशन फॉर द डिफेंस एक्सीलेंस, और इसमें हम जाके प्राइवेट प्लेयर के साथ भी हम एग्रीमेंट कर रहे हैं, हम उनके साथ डील कर रहे हैं। क्या फायदा है उसका? डिफेंस में अभी तक तो सिर्फ पब्लिक ये ऑर्गेनाइजेशन थी, मिनिस्ट्री थी, इन्हीं के ऑर्गेनाइजेशन होते थे। प्राइवेट क्यों ला रहे हैं? प्राइवेटाइजेशन का सबसे ज्यादा फायदा होता है कि आपका इफेक्टिवनेस आ जाता है। पब्लिक सेक्टर में जैसे BSNL था तो दिक्कत था, नेटवर्क आप देखते होंगे नहीं होता था, फोन लाइनें डेड रहती थी। अभी हमने जब प्राइवेट सेक्टर में लाया, जियो का लाया, कुछ भी ठीक है, प्राइवेट प्लेयर है, लेकिन सर्विसेज अच्छी हो जाती हैं, इफेक्टिवनेस ज्यादा आ जाती है। तो कहीं ना कहीं डिफेंस इंडस्ट्री को पुश मिलेगा। BSNL का ये भी दिक्कत था कि गवर्नमेंट के पास सब सिर्फ गवर्नमेंट को पैसा देना होता है, प्राइवेट प्लेयर अपना पैसा पास में रखा है। अब जब प्राइवेट प्लेयर को एंट्री दे दिया तो वो भी तो पैसा लगाएगा। मानिए हमें ओवरऑल देश की नीड है 100 करोड़ की, गवर्नमेंट के पास सिर्फ 80 करोड़ है, लेकिन कई प्राइवेट प्लेयर हैं जिनके पास पैसा है, वो लगाना चाहते हैं, आप उनको अलाउ नहीं करेंगे तो वो पैसा वहां रखा रहेगा। जैसे अभी टेलीकॉम सर्विस में हमने दे दिया तो सर्विसेज भी अच्छी हो गई, और जो कवरेज है वो भी अच्छा हो गया, गांव गांव में चला गया, कहीं ना कहीं वो दूर दराज एरिया में चले गए, क्योंकि वहां पे रिसोर्स भी ज्यादा अच्छे से यूटिलाइज हो जा रहा है। वही मेन इंडिया का भी एम है, हम धीरे धीरे प्राइवेट प्लेयर को ला रहे हैं, खासकर उस एरिया में नहीं जो क्रिटिकल है, जो सेंसिटिव है, लेकिन बाहरी एरिया में। जैसे कि सैटेलाइट का प्राइवेट यूज है, जैसे दो तरीके का यूज होता है सैटेलाइट का, एक होता है सिविल यूज, एक होता है मिलिट्री यूज। तो हम खासकर सिविल यूज में प्राइवेट प्लेयर को ला रहे हैं। क्लियर हो रहा है? जो हमारा जो मेन प्लान चल रहा है उसका नाम है अदिति, जो डिफेंस मिनिस्ट्री ये सब कर रही है डील, वो अदिति है, और इसका नाम है एसिंग डेवलपमेंट ऑफ द इनोवेटिव टेक्नोलॉजी विथ IDX। अदिति स्कीम क्या है? कहीं ना कहीं जो हमारा प्राइवेट प्लेयर को लाके टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन में हम डेवलपमेंट कर रहे हैं, उसमें हम अदिति स्कीम को लेकर कर रहे हैं। यहां पे इन्होंने एडवांटेज दे रखा है। एडवांटेज क्या है? फास्टर एंड इकोनॉमिक डिप्लॉयमेंट, इजी टू मैन्युफैक्चरिंग, स्केलेबिलिटी। स्केलेबिलिटी का मतलब क्या होता है कि लार्ज स्केल में बना सकें। एडेप्टेबिलिटी का मतलब क्या होता है? व्हाट इज मीन बाय द एडेप्टेबिलिटी? यहां पे एडेप्टेबिलिटी है, दिख रहा है? दूर से दिखाई दे रहा है आप लोगों को? दिखा यहां पे एडेप्टेबिलिटी? एडाप्टेबिलिटी का यह मतलब होता है कि जरूरत के अनुसार हम एडाप्ट कर जाएं।
अनुकूल, उसके अनुसार अनुकूल हो, जो हमें नीड हो उसके अनुसार हो। क्लियर हो रहा है? इंग्लिश में तो दिक्कत नहीं आ रही ना किसी को, क्लियरिटी है ना? नेक्स्ट न्यूज जो हम लोग कवर करेंगे, जो हम बोल रहे थे कि जो पॉइजन है उससे डेथ क्यों होती है, ऑक्सीजन वो ब्लॉक कर देता है। और सबसे दुनिया का खतरनाक पॉइजन क्या होता है? पोटेशियम साइनाइड। आप उसको एकदम चखते ही डेथ हो जाते हैं, क्योंकि जितना भी इसका क्या मेन फंक्शन है, जनरली क्या होता है कि ऑक्सीजन कैसे जाता है, जो हमारे पूरे बॉडी में ऑक्सीजन का जो सप्लाई होता है कि कैसे होता है, हीमोग्लोबिन से होता है। हीमोग्लोबिन ब्लड के अंदर में होता है और उसी से होता है। और जब हम कंज्यूम करते हैं पोटेशियम साइनाइड, इसको कंज्यूम करते ही बॉडी में जाते ही ये दो भागों में टूट जाता है, एक तो पोटेशियम आयन एंड दूसरा साइनाइड, साइनाइड आयन। और साइनाइड आयन की प्रॉपर्टी होती है कि वो आयरन के साथ बहुत ही एफिनिटी होता है, बहुत ही जल्दी उनके साथ रिएक्ट करता है और जो ऑक्सीजन पार्टिकल है उनको रिप्लेस कर देगा और ये इरिवर्सिबल हो जाते हैं। तो पूरे जो बॉडी में हमारा ब्लड होता है, जहां जहां वो ऑक्सीजन लेके जा रहा होता है वो साइनाइड से रिप्लेस हो जाता है और सेल्स को फंक्शनिंग के लिए ऑक्सीजन की जरूरत होती है और तुरंत डेथ हो जाता है। दिस इज द मेन रीजन फॉर योर whoever consume who die. Okay, clear? यहां पे जो एक न्यूज हम लोग कवर करेंगे वो ये वाली है, इंडिया नीड्स एंकर ऑफ ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी। और सब तो कंटिन्यूअसली न्यूज में है तो हमने कवर किया है ऑलरेडी। मणिपुर वाला कल हम लोग डिस्कस किए थे, परसों भी डिस्कस किए थे, ये तो क्लियर है। जाना है ये वाला हम नहीं डिस्कस कर रहे हैं, सिर्फ इसको डिस्कस करते हैं कि इंडिया नीड्स एंकर ए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी। इंडिया के पास अभी तक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी ही नहीं है। क्या है नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटजी? दिस इज द मेनली ए फ्रेमवर्क, एक हम फ्रेमवर्क बना दें जिससे ये क्लियरिटी रहे कि किस ऑर्गेनाइजेशन को कैसे फंक्शन करना है, इंडिया का रोल किस कंट्री के प्रति कैसा रहेगा। अभी तक क्या है कि गवर्नमेंट चेंज होते ही हमारी पॉलिसी चेंज हो जाती है। ये भी दिक्कत है कि अभी दुनिया को नहीं पता चलता है कि हम क्या किस तरीके से चीजों को डील कर रहे हैं। जैसे इन्होंने कहा है कि नेशनल सिक्योरिटी फ्रेमवर्क हो तो पहला फायदा होगा कि इट वुड फोर्स अस टू अंडरटेक द कॉम्प्रिहेंसिव स्ट्रेटेजिक असेसमेंट। हमें खुद फोर्स करेगा कि एसेस कीजिए कि हर एरिया में कहाँ क्या नीड है क्या नहीं है। ऐसे है कि आर्मी अपना अलग वो देती है ओपिनियन, नेवल फोर्स अलग देती है, एयर फोर्स अलग देती है, डिफरेंट मिनिस्ट्री अलग असेसमेंट करती है। एक कंसोलिडेटेड असेसमेंट नहीं है जहां पे ये जान सके कि हम में क्या कमी है और हमारा क्या स्ट्रेंथ है। दूसरी चीज है कि जब आप असेसमेंट करने के लिए फोर्स होंगे तो कहीं ना कहीं फिर आप प्लानिंग अच्छा करेंगे। तो ये कह रहे हैं कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग जो है वो बेटर होगा। पहले तो एक फ्रेमवर्क बनाइए नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी, उसके अंडर में पहले आपको असेसमेंट करना पड़ेगा। असेसमेंट का मतलब होता है कि आपको अपनी की खुद की कमियां और खुद के स्ट्रेंथ के बारे में जानना, कहां हमको वर्क करना है कहां नहीं करना है इसके भी बारे में जानना। यही होता है ना असेसमेंट। क्या करते हैं असेसमेंट, यही होता है। फिर होता है कि लॉन्ग टर्म प्लानिंग होगी। जब आपके पास असेसमेंट अच्छा होगा तो प्लानिंग अच्छी होगी। अगर आपके पास नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होगा, जो आसपास के जो दुश्मन है या दोस्त हैं सबको ये क्लियर पता रहेगा कि यहाँ से क्या होने वाला है। एक जो दुश्मन है वो डरेगा और जो दोस्त है वो भी सिक्योर रहेगा ना। जैसे हमारे पास कोई प्लानिंग नहीं है तो जो इंडियन ओशियन में छोटे छोटे देश हैं, मालदीव है या श्रीलंका है या मॉरिशस है, ये जितने भी देश हैं इनको नहीं पता होता है कि अगर कोई अटैक हुआ तो इंडिया क्या रोल प्ले करेगा। सब अपना अपना हथियार खरीद रहे हैं। अगर इंडिया ये बता दे कि अगर कोई भी अटैक इंडियन ओशियन में किसी भी कंट्री पे होता है तो हम वहां पे नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर होंगे। वी विल बी द नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर। नेट सिक्योरिटी प्रोवाइडर कि मतलब अटैक इंडियन ओशियन में कहीं पे भी हो उसका मेन जो रिस्पॉन्सिबिलिटी लेगा प्रोटेक्शन का वो इंडिया लेगा। तो ऐसे कंडीशन में वो कंट्रीज एक तरीके से सेफ रहेंगे, वो नहीं जाएंगे ना डिफेंस वेपन्स या कुछ भी खरीदने। ये क्लियर हो रहा है यहाँ पे। NSS would provide the instrument for the signaling to the friend and foe alike. फौज का मतलब क्या होता है? दुश्मन। दोस्त को भी पता रहेगा कि क्या करने वाला है इंडिया और दुश्मन को भी पता रहेगा कि क्या करने वाला है। ऐसे में जो सिक्योरिटी होता है जो छोटे नेशन का होता है वो ज्यादा क्लियर रहेंगे
और इस तरीके से इंडिया का जो रिलेशन होगा वो भी ज्यादा बेटर होगा। जैसे अभी देखिएगा कि इंडियन ओशियन में पायरेट्स का अटैक काफी होता रहता है, तो छोटे कंट्रीज हैं वो डरे रहते हैं। इंडिया बोलता है नेट प्रोवाइडर्स हैं लेकिन क्लियरिटी नहीं है, इसीलिए वो खुद की भी सिक्योरिटी करते हैं। उनका पैसा खर्च होता है ना, अगर उनका पैसा नहीं खर्च हो तो वो इंडिया का भी डर बना रहता है। अगर जाके श्रीलंका चाइना से कुछ आदमी का कुछ भी इक्विपमेंट्स खरीदता है तो हम मना करते हैं ना कि क्यों चाइना से खरीद रहे हैं। जब श्रीलंका को पता हो, मालदीव को पता है या मॉरिशस को पता हो कि इंडिया यहाँ पे कोई भी अटैक होगा वहां खुद रोल प्ले करेगा, तो वो क्यों जाएंगे आर्मी का कोई भी वेपन खरीदने। तो कहीं ना कहीं इंडिया का भी सस्पिशन है कि ये चाइना के साथ मिलकर कुछ करेंगे, वो भी दूर हो जाएगा। और कहीं ना कहीं जो इन कंट्रीज का एक्स्ट्रा एक्सपेंडिचर है वो भी बचेगा। क्लियर हो रहा है ये पॉइंट। फिर ये चौथा कह रहे हैं कि एनएसएस वुड क्रिएट द मैकेनिज्म फोर्स फॉर द वेरियस आर्म ऑफ द गवर्नमेंट टू सिंक्रोनाइज देयर एफर्ट। जो हम लोग कह रहे थे ना कि सारे जो इंडिया का डिफरेंट सिगमेंट्स है, मिनिस्ट्री का जैसे इन्होंने सिगमेंट बताया है कि मिनिस्ट्री ऑफ डिफेंस है अलग बटा हुआ है, एक्सटर्नल अफेयर्स अलग है, होम अफेयर्स अलग है, सब अलग अलग अपना पॉलिसी बनाते हैं मिनिस्ट्री के हिसाब से। जब आपका एक नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी रहेगा तो आपका तीनों जो भी ये मिनिस्ट्री है या तीनों जो फोर्स है, आर्म फोर्स हो, नवल फोर्स हो या डिफेंस फोर्स हो, सारे के सारे एक तरीके से पॉलिसी बनाएंगे, अलाइंड होगा ना। अरे उनको पता होगा कि हमारा जो इंटरनल आर्मी है उसका स्ट्रेंथ कितना रखना है, हमें ये पता होगा कि हमें ड्रोन कितना चाहिए, हर एक वेपन के बारे में क्लियर कट पता होगा। तो वो अपना अलग अलग अरेंजमेंट करते हैं ना। जैसे होम मिनिस्ट्री को लगता है कि इंटरनली अगर नक्सलाइट अटैक हो तो हमारे लिए ये करना है। फिर हमारा डिफेंस मिनिस्ट्री अपना बॉर्डर पे अलग बनाया रहता है, लेकिन ओवरऑल हमें ये पता है कि हमारे पास हथियार इतने हैं और इन द केस ऑफ द एनी अटैक हाउ वी विल बी यूजिंग। तो अगर तीनों एक हैं तो चीजें कम हो जाती हैं। अगर एक फैमिली है, 3 भाई हैं, अलग अलग रूम में अपना खाना अलग अलग बना रहे हैं तो 3 जगह गैस जल रहा है, लेकिन अगर एक जगह वो अलाइन होके तीनों एक जगह खाना बने तो गैस तो कम से कम बचेगा। थोड़ी बहुत जो जो वहां पे वेस्टेज होता है वो भी कम होगी। होता है कि कभी आलू आपने ज्यादा बना लिया तो कुछ जो फेंका जाता है चीजें कम होगी। यहाँ पे इनका कहने का मतलब वही है कि सिंक्रोनाइज देयर एफर्ट। सिंक्रोनाइज का मतलब होता है कि अलाइन करना, एक ही पॉलिसी में तीनों का बनना। क्लियर हो रहा है ये चीजें। तो नेशनल सिक्योरिटी स्ट्रेटेजी होने का चौथा फायदा ये है। ओके, पांचवा फायदा इन्होंने कहा है कि इट विल इंट्रोड्यूस ए नोबल अकाउंटेबिलिटी टूल्स। अकाउंटेबिलिटी टूल्स का मतलब क्या होता है कि ओवरऑल जो लीडर है, डिफरेंट मिनिस्ट्री है या डिफरेंट आर्मी है या डिफरेंट अलग इंटेलिजेंस बॉडीज हैं, सब किसके प्रति उत्तरदायी हैं? वी द पीपल, आम जनता, सिटीजन ही तो है। कॉन्स्टिट्यूशन का पहला जो प्रीएम्बल वो है वो कैसे स्टार्ट होता है? वी द पीपल होता है ना। तो कहीं ना कहीं अकाउंटेबिलिटी जो